मरे हुए फौजी को कफन ओढ़ा दिया था। तभी गरीब लड़के ने नब्ज पकड़कर कुछ ऐसा कहा कि जनरल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमावस की वह काली रात थी जब आसमान रो रहा था और धरती कांप रही थी। बॉर्डर के पास स्थित उस बड़े सरकारी अस्पताल के गलियारे में सन्नाटा पसरा था, जिसे केवल जूतों की तेज खटखट और बादलों की गर्जना ही तोड़ रही थी। उस अस्पताल के सबसे निचले पायदान पर काम करती थी सावित्री, एक बूढ़ी कमजोर विधवा, जिसका काम था उन फर्शों को चमकाना जहां बड़े बड़े डॉक्टर अपनी किस्मत के फैसले सुनाते थे। लेकिन सावित्री की असली दौलत उसका बेटा राघव था। राघव के बदन पर कपड़े पुराने थे, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक थी कि जो अंधेरे को भी चीर दे। वह उसी मेडिकल कॉलेज का सबसे होनहार छात्र था, लेकिन गरीबी का दाग उसे हर कदम पर पीछे खींच लेता था। उस रात अस्पताल में भूचाल आ गया। सायरन की आवाज़ से पूरा परिसर गूंज उठा। सीमा पर एक भीषण मुठभेड़ हुई थी और देश के एक बहुत बड़े आर्मी जनरल जनरल विक्रम सिंह के इकलौते बेटे मेजर आदित्य को गंभीर हालत में लाया गया था। स्ट्रेचर पर पड़ा मेजर आदित्य खून से लथपथ था, शरीर नीला पड़ चुका था, सांसें थम चुकी थी। अस्पताल के डीन डॉक्टर दिवाकर, जो अपने घमंड के लिए मशहूर थे, दौड़ते हुए आए। उन्होंने मेजर की कलाई पकड़ी और आंखों की पुतलियां देखी और एक पल में ही फैसला सुना दिया। आई एम सॉरी, यह शहीद हो चुके हैं। इनका शरीर ठंडा पड़ चुका है। इन्हें मोर्चरी में शिफ्ट करो। वहां मौजूद नर्सों और जूनियर डॉक्टरों के सिर झुक गए। जनरल विक्रम सिंह, जो पत्थर दिल माने जाते थे, उस पल टूट कर बिखर गए। उनका इकलौता वारिस देश की रक्षा करते हुए चला गया था। एक पिता की चीख से अस्पताल की दीवारें दहल गई। जो राघव राघव जो अपनी माँ सावित्री का इंतजार कर रहा था, दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी नज़रें मेजर के शरीर से हट नहीं रही थी। उसे एनाटॉमी की किताबों का एक एक पन्ना याद था। उसने देखा कि मेजर के गले की नस में एक बहुत ही मामूली न के बराबर हरकत हुई। इतनी सूक्ष्म कि नंगी आंखों से देखना नामुमकिन था, लेकिन राघव की बाज जैसी नज़रों ने उसे पकड़ लिया। वह चिल्लाया, रुकिए, यह जिंदा है। पूरा कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर दिवाकर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मुड़कर देखा तो सामने फटे जूतों में खड़ा एक मामूली छात्र दिखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसले पर सवाल उठाने की? जानते हो मैं कौन हूँ? इस शहर का सबसे बड़ा सर्जन हूँ मैं। डॉक्टर दिवाकर गुर्राए। राघव दौड़कर स्ट्रेचर के पास आया। सर, मैंने देखा है, जुगुलर वेन में पल्सेशन है। यह हाइपोथर्मिया की वजह से स्यूडो डेथ, नकली मौत से स्थिति हो सकती है। इनका शरीर ठंडा मौत से नहीं, ठंड से पड़ा है। इन्हें तुरंत सीपीआर और वार्मिंग की जरूरत है। डॉक्टर दिवाकर ने राघव को धक्का दे दिया। दो कौड़ी के सफाई वाली के बेटे, अब तू मुझे सिखाएगा कि डॉक्टर कैसे बनते हैं? गार्ड्स, इसे बाहर निकालो और इसकी माँ को भी नौकरी से निकालो अभी के अभी। सावित्री दौड़ कर आई और डॉक्टर के पैरों में गिर गई। साहब, मेरे बेटे को माफ़ कर दो, वह भूखा है, नादान है। वह बच्चा है, नादान है। मेरी नौकरी मत छीनो साहब, हम भूखे मर जाएंगे। यह दृश्य देखकर किसी का भी कलेजा फट जाता। एक माँ अपने बेटे की गुस्ताखी के लिए भीख मांग रही थी और वह बेटा, जिसे पता था कि वह सही है, बेबस खड़ा था। दोस्तों, यह समाज गरीब की सच्चाई से ज़्यादा अमीर के झूठ पर भरोसा करता है। अगर आपको भी लगता है कि राघव को अब चुप नहीं रहना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जनरल विक्रम सिंह की आंखों में आंसू थे, लेकिन राघव की जिद देखकर उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। राघव ने अपनी माँ को उठाया और सीधे जनरल की आंखों में देखा। जनरल साहब, आप एक पिता हैं। अगर एक प्रतिशत भी उम्मीद है कि आपका बेटा लौट सकता है, तो आप क्या उसे मोर्चरी की ठंडी मेज पर मरने के लिए छोड़ देंगे? मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए। अगर मैं गलत हुआ तो आप मुझे गोली मार देना, मैं उफ तक नहीं करूंगा। राघव की आवाज़ में ऐसा आत्मविश्वास था कि जनरल की रूह कांप गई। डॉक्टर दिवाकर चिल्लाए, जनरल, यह पागल है। यह लाश के साथ खिलवाड़ करेगा तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। लेकिन जनरल ने हाथ खड़ा कर दिया। रुको, लड़के को 10 मिनट दो, लेकिन याद रखना लड़के, अगर यह मेरा वहम निकला तो तेरी जिंदगी यहीं खत्म है। राघव ने सही समय नहीं गंवाया। उसने तुरंत मेजर को इमरजेंसी रूम में धकेला और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर डॉक्टर दिवाकर गालियां दे रहे थे, यह अनपढ़ गंवार आज हम सब की नौकरी खाएगा। अंदर राघव एक योद्धा की तरह लड़ रहा था। उसने एसी बंद किया, हीटर ऑन किए और मेजर के सीने पर चढ़कर सीपीआर देना शुरू किया। 1 2 3 पंप। पसीना राघव के माथे से टपक रहा था। उठो मेजर, तुम्हें उठना होगा, अपनी माँ के लिए, मेरे सच के लिए उठो। 5 मिनट बीत गए। मॉनिटर पर सीधी लकीर थी। बाहर जनरल विक्रम सिंह अपनी पिस्तौल पर हाथ रखे हुए खड़े थे। डॉक्टर दिवाकर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वो मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज राघव का करियर और सावित्री की नौकरी दोनों खत्म। 7 मिनट बीत गए। राघव की बाजुएं दुखने लगी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एड्रेनालाइन का इंजेक्शन सीधा मेजर के दिल के पास लगाया। ये बहुत बड़ा जोखिम था। सांस लो, तुम्हें कसम है अपनी वर्दी की। राघव चीखा और उसने अपनी पूरी जान लगाकर आखिरी बार छाती दबाई। तभी बीप, मशीन से एक आवाज आई। राघव थम गया। बीप बीप।
वह लकीर जो सीधी थी अब ऊपर नीचे होने लगी थी। मेजर आदित्य ने गहरी सांस खींची, जैसे कोई बहुत गहरी नींद से जागा हो। राघव के पैरों तले से जमीन नहीं खिसकी, बल्कि उसे लगा कि उसने आज भगवान को छू लिया है। वह लड़खड़ा कर पीछे गिरा और दीवार के सहारे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। दरवाजा अभी भी बंद था। बाहर वालों को नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बाहर खड़े लोग राघव की इस जीत को स्वीकार करेंगे, या डॉक्टर दिवाकर अपनी साख बचाने के लिए कोई नई चाल चलेंगे? कहानी के इस सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखकर हमारे जवानों और राघव जैसे वीरों का हौसला बढ़ाएं। 10 मिनट पूरे हुए। जनरल विक्रम सिंह ने दरवाजे पर जोर से लात मारी। दरवाजा खोलो, वक्त खत्म। राघव ने धीरे से दरवाजा खोला। वह पसीने से तरबतर था, बाल बिखरे हुए थे। डॉक्टर दिवाकर तुरंत आगे लपके। देखो जनरल, मैंने कहा था ना, इसने लाश को खराब कर दिया होगा, पुलिस को बुलाओ। जनरल ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और राघव के माथे पर तान दी। मेरे बेटे के साथ तूने क्या किया? तभी कमरे के अंदर से एक कमजोर लेकिन स्पष्ट आवाज आई, पापा। वह एक शब्द किसी परमाणु विस्फोट से कम नहीं था। जनरल के हाथ से पिस्तौल छूटकर जमीन पर गिर गई। डॉक्टर दिवाकर का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उनका सारा खून निचोड़ लिया हो। उनकी आंखों में अविश्वास और दहशत थी। जनरल दौड़कर अंदर गए। मेजर आदित्य अपनी आंखें खोल चुके थे और ऑक्सीजन मास्क के पीछे से मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। जनरल ने अपने बेटे को गले लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़े। एक कठोर फौजी आज एक भावुक पिता बन चुका था। पूरा स्टाफ दरवाजे पर खड़ा यह चमत्कार देख रहा था। सावित्री, जो अब तक कोने में दुबक कर रो रही थी, अब गर्व से सिर उठाकर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद जब माहौल शांत हुआ तो जनरल बाहर आए। अब उनकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वह धीरे धीरे डॉक्टर दिवाकर की तरफ बढ़े। डॉक्टर दिवाकर, तुमने मेरे जीवित बेटे को मुर्दा घोषित किया था सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपनी पार्टी में जा सको, या इसलिए कि तुम्हें अपने तजुर्बे पर इतना घमंड था कि तुम मशीनें देखना भी जरूरी नहीं समझते? डॉक्टर दिवाकर गिड़गिड़ाने लगे। सर, वह एक गलती थी। मेडिकल साइंस में ऐसा होता है। यह रेयर केस था। गलती नहीं, जनरल ने दहाड़ते हुए कहा, यह अपराध है, और उस अपराध को छुपाने के लिए तुमने उस हीरे जैसे लड़के और उसकी गरीब माँ को जलील किया। जनरल ने राघव को अपने पास बुलाया। राघव झिझकते हुए आया। जनरल ने जो किया उसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। जनरल विक्रम सिंह ने अपनी टोपी उतारी और उस 22 साल के सफाई वाली के बेटे के सामने सिर झुका दिया। बेटा, आज तुमने सिर्फ मेरे बेटे को नहीं बचाया, तुमने इस वर्दी की लाज बचा ली। अगर आज मेरा बेटा मर जाता तो मैं शायद कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। फिर जनरल सावित्री की ओर मुड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता जी, आपने कोख से बेटा नहीं, एक फरिश्ता जन्मा है। मुझे माफ़ कर दीजिए कि मेरे सामने आपके साथ बदसलूकी हुई। अगले ही पल जनरल ने फ़ोन निकाला और हेल्थ मिनिस्टर को कॉल लगाया। डॉक्टर दिवाकर का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। उन पर हत्या की कोशिश और लापरवाही का केस दर्ज होगा। पुलिस उसी वक्त डॉक्टर दिवाकर को हथकड़ी लगाकर ले गई। वह चिल्लाते रहे, लेकिन आज उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जनरल ने राघव के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? पैसा, बंगला, बोलो। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ के हाथों में अब यह पोछा अच्छा नहीं लगता। इनकी उम्र आराम करने की है। जनरल की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने ऐलान किया, आज से तुम्हारी माँ काम नहीं करेगी, उनका पूरा जीवन का खर्च सेना उठाएगी, और तुम्हारी आगे की पढ़ाई विदेश में होगी, जिसका पूरा खर्च मेरा परिवार उठाएगा। तुम जैसा होनहार डॉक्टर की इस देश को ज़रूरत है। सावित्री ने राघव को गले लगा लिया। माँ बेटे के आंसू मिल गए। वह रात जो एक त्रासदी बनकर आई थी, एक नई सुबह का पैगाम लेकर गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हीरे की परख जौहरी को हो या न हो, वक्त उसे चमका ही देता है। किसी के कपड़े और उसकी आर्थिक स्थिति देखकर उसके हुनर का अंदाजा मत लगाइए। अहंकार का सिर हमेशा नीचा होता है, जैसे डॉक्टर दिवाकर का हुआ। और सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में भी आंसू ला दिए हैं और दिल में राघव के लिए इज्जत पैदा की है, तो जाते जाते इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपकी शेयर की गई यह कहानी किसी और राघव को हिम्मत दे दे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और कमेंट में लिखें, सत्यमेव जयते। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।